नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी एश्योरेंस और अथॉरिटी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी विकास परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में बात कही। साथ ही आपको बताते चले कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और को लेकर उन्होंने बात कही। साथ ही समयबद्ध विकास का निर्देश भी जो है उन्होंने दिया। साथ ही आपको बताते चले उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यह भी कहा। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के सभी परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों, ये सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक में आवश्यक निर्देश भी दिए गए, जहां हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पर गेट क्वालिफाइड यंग प्रोफेशनल को हायर करेगी। तो वही खबर सामने आ रही, जो बड़ोदरा पुल हादसा, लगातार तीसरे दिन बचाव अभियान जारी, 2 लोग अभी भी लापता, अब तक 19 लोगों की मौत। तो वहीं आपको बताते चले गुजरात के वडोदरा में आपको बता दें नदी के में बना ये पुल बुधवार सुबह टूट गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा समेत 5 वाहन नदी में गिर गए। इस हादसे में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर खोज एवं बचाव अभियान शुक्रवार को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं बड़ोदरा जिलाधिकारी आपको बताते चले अनिल धमिया ने कहा कि गुरुवार रात एक और शव मिलने के साथ ही पुल ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता है। नदी में उफान के कारण बचाव अभियान रोक दिया गया और शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होगा। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को कम से कम 10 टीमों के तहत पूरे दिन खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं आपको बताते चले 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें बड़ोदरा पुल यह हादसा, जहां अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले से ही आधार, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी है, लेकिन विपक्ष बिना समझे मुद्दे को तूल दे रहा है। उन्होंने साफ किया कि मतदाता सूची का ये पुनरीक्षण चुनाव आयोग की निगरानी में पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया है। अब बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोटा दौरा है। 12 जुलाई को पहुंचेंगे राजस्थान के कोटा। आईआईटी कोटा के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि, साथ ही छात्रों को देंगे संबोधन और प्रेरणा। आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 जुलाई को राजस्थान के कोटा दौरे पर जाएंगे। वे आईआईटी कोटा और दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। साथ ही समारोह में उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरणादायक संदेश भी देंगे। आपको बता दें कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी तैयारियां भी की गई है। तो वहीं आपको बता दें आईआईटी कोटा के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे मंत्री। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कोटा दौरा जो है तय माना जा रहा है। साथ ही 12 जुलाई को पहुंचेंगे राजस्थान के कोटा, जहां आईआईटी कोटा के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। छात्रों को साथ ही संबोधन के साथ प्रेरणा भी देंगे।
हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मीरा रोड मुंबई के एक प्रमुख इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहां सुबह से ही भाषाई विवाद के चलते माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को बढ़ावा देना बताया गया। लेकिन पुलिस ने इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विवाद ने नया रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूह में इकट्ठा होकर जय महाराष्ट्र के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए और हिंदी भाषा के बढ़ते प्रभाव से मराठी समाज खतरे में है। इस मुद्दे को लेकर वे सख्त थे और प्रशासन से अपना समर्थन मांगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मोर्चे को रोक दिया और स्थानीय प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की कि बिना अनुमति प्रदर्शन गैर कानूनी होगा। इसके बावजूद कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, मगर इससे तनाव कम नहीं हुआ। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये विवाद महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे हिंदी मराठी भाषा टकराव की एक नई कड़ी साबित हो सकता है। एमएनएस ने कहा कि मराठी स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि कोई भी प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं हो सकता और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से हिंदी मराठी भाषा विवाद को उजागर किया है, जो महाराष्ट्र में लंबे समय से चला आ रहा है। भाषा के नाम पर टकराव ने कई बार हिंसक रूप भी ले लिया। ये मुद्दा केवल भाषा का नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता का भी है। ऐसे में इस विवाद का कोई समाधान मिलना आसान नहीं दिख रहा। आगामी दिनों में प्रशासन और एमएनएस के बीच संवाद स्थापित करना जरूरी होगा ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। मुंबई की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। मीरा रोड का ये विवाद स्थानीय लोगों के बीच गहरी चिंता का विषय बन चुका है। कई मराठी परिवारों ने बताया कि उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लगातार खतरा महसूस हो रहा है। इसी बीच हिंदी भाषी समुदाय ने भी अपनी पहचान और अधिकारों के संरक्षण की बात कही, जिससे विवाद और अधिक जटिल हो गया। महाराष्ट्र सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है और वो इस संवेदनशील मसले को संवेदनशीलता से संभाले और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का रास्ता निकाले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जोर देकर कहते हैं कि मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे इसके लिए हर कदम उठाएंगे। वहीं प्रशासन चाहता है कि शांति बनी रहे और कानून का उल्लंघन ना हो। दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि संवाद के जरिए ही इस विवाद को सुलझाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस पूरे विवाद का सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भाषाई मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, जो स्थिति को और जटिल बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को मिलकर शहर की एकता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करनी होगी। पुलिस प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी है, साथ ही सभी संबंधित पक्षों से शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी देखी जा रही है। कई लोग मराठी स्वाभिमान की बात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो कई हिंदी भाषी भी अपनी बात रखने में पीछे नहीं है। ये ऑनलाइन बहस कभी कभी वास्तविक जीवन में भी टकराव का कारण बन जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संयम और समझदारी से बात हो। ये मामला केवल भाषा का नहीं, बल्कि मुंबई जैसे महानगर की बहुलता और सांस्कृतिक सह अस्तित्व का भी है। प्रशासन, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस विवाद को शांति और संवाद के जरिए सुलझाएं, ताकि मुंबई एक बार फिर से
सभी के लिए एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण शहर साबित हो। इस तरह मुंबई के मीरा रोड से उठे इस भाषा विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी विविधता में एकता कैसे बनी रहे। भाषा से संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मीद है कि प्रशासन, राजनीति दल और समाज मिलकर इस मामले को शांति और समझदारी से सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। हर हर महादेव की गूंज, शिवालयों में भक्ति का सैलाब और शिव भक्ति में लीन पूरा देश। जी हां, आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन शिव मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक शिवालयों के भक्ति में भोलेनाथ का ये जल अभिषेक का पुण्य ही कमाया कि आइए आपको लिए चलते हैं देश की प्रमुख शिवालयों में, जहां शिव भक्ति की ये अनुपम झांकियां दिख रही हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन का पहला दिन और शिवालयों में श्रद्धा की अपार भीड़। तड़के सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। सिर पर जल कलश लिए हर कोई बस एक झलक पाना चाहता है भोलेनाथ की। चारों ओर शिव भक्ति चरम पर है। हरिद्वार के हर की पौड़ी से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक, उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम तक, सभी शिव धामों में भक्तों का रेला उमड़ा। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश की। कहीं मंत्रोच्चार तो कहीं घंटियों की गूंज। मंदिरों के परिसर शिवमय हो उठे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हर राज्य में शिवालयों में खास इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सके। इस बार सावन का ये महीना और भी खास है क्योंकि पूरे 5 सोमवार इस महीने में है, जिससे भक्तों का उत्साह और भी बढ़ गया है। आस्था, विश्वास और अध्यात्म के इस संगम में हर कोई डूबा नजर आ रहा है। सावन की शुरुआत के साथ ही पूरा देश शिव भक्ति में लीन हो गया और भोले के दरबार में उमड़ा ये श्रद्धा का सैलाब अद्भुत और अलौकिक प्रतीत हो रहा है। सावन के इस पहले दिन को न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव-गांव, गली-गली शिवमय माहौल देखा गया। महिलाओं ने सुहाग और संतान मंगल कामना से व्रत रखे तो युवाओं ने भी भक्ति भाव से जल चढ़ाया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरा शिव भक्ति में डूबा नजर आया। सड़कों पर बोल बम के जयकारे गूंजे। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। कई स्थानों पर विशेष शिव महापुराण पाठ और रुद्राभिषेक किए गए। श्रद्धालुओं ने कतार में खड़े रहकर घंटों इंतजार किया, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा है जो हर कठिनाई को भक्ति में बदल देती है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक गंगा घाटों पर स्नान कर भक्तों ने पवित्र जल कलशों में भरकर भोलेनाथ को अर्पित किया। कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर शिवालय तक पहुंचे। वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों का रेला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भी लाखों श्रद्धालु झारखंड, बिहार और बंगाल से पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन में लीन दिखे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे भस्म आरती में उमड़ी भीड़ ने अद्भुत नजारा पेश किया। देश के दक्षिणी राज्यों में भी आस्था का उत्सव कम नहीं रहा। तमिलनाडु के चिदम्बरम और केरल के त्रिशूर में भी शिव मंदिरों में रौनक देखने लायक रही। सावन केवल एक महीना नहीं, ये आस्था, श्रद्धा और साधना का पर्व है। ऐसा विश्वास है कि इस महीने में की गई पूजा अर्चना से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि सावन का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। सावन सिर्फ भक्ति का नहीं, आस्था की पराकाष्ठा का प्रतीक है। ये वो महीना है जब मनुष्य खुद को शिव के सानिध्य में अनुभव करता है। मंदिरों की घंटियां, मंत्रोच्चार,
गूंजते हर हर महादेव सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण रचते हैं जिसमें आत्मा तक पवित्र हो उठती है। भक्त मानते हैं कि सावन में भगवान शिव धरती पर विशेष रूप से निवास करते हैं। यही कारण है कि इस महीने में हर सोमवार को उपवास, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। यही तो वो समय होता है जब श्रद्धा और संकल्प दोनों की परीक्षा होती है और भक्त पूरे समर्पण के साथ उस परीक्षा को पार करते हैं। देश भर के शिवालयों में प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल, एम्बुलेंस, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था में कोई व्यवधान न आए। जहां एक और युवा वर्ग कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेकर शिव भक्ति का संदेश दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वृद्ध, महिलाएं और बच्चे भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपना योगदान दे रहे हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। एक ऐसा सूत्र जो पूरे भारत को जोड़ता है, शिव एक, स्वरूप अनेक। और इसी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ शुरू हुआ सावन का ये पावन महीना, जहां हर सोमवार शिव भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ेगा। मंदिरों में उमड़ी ये भीड़ सिर्फ आस्था नहीं, ये उस अटूट भरोसे का प्रतीक है जो भक्तों को उनके भोलेनाथ से जोड़ता है। सावन की हर एक बूंद शिव के नाम से जुड़ी है और हर दिल इस उम्मीद से भरा है कि भोलेनाथ कृपा बरसाएंगे, हर कष्ट हरेंगे और कल्याण करेंगे। सावन के इस शुभ अवसर पर पूरे देश ने एक सुर में कहा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तर भारत में मॉनसून ने पूरी ताकत के साथ दस्तक दे दी। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जल भराव, ट्रैफिक जाम और नदी नालों के उफान ने मुसीबतें जो है वो बढ़ा दी। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल के बनारस, गोरखपुर, बलिया, बस्ती और कानपुर तक बारिश ने सड़कें नदियों में तब्दील कर दी है। कई इलाकों में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित है। लोगों को घरों से निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बारिश से जहां गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, वहीं शहरों की कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था अब लोगों पर भारी पड़ रही है। दूसरी ओर तराई और सीमावर्ती जिलों में लगातार बारिश के कारण गंगा, घाघरा, शारदा और राप्ती जैसे नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गांव में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं बिहार, पटना, गया, दरभंगा और झारखंड के रांची, धनबाद समेत कई हिस्सों में तेज बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और बरेली जैसे शहरों में कई मोहल्ले पानी में डूब गए हैं। बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं और दुकानदार पानी में तैरती दुकानों से अपने सामान बेचने की कोशिशों में जुटे हैं। लाउडस्पीकर से प्रशासन की चेतावनी जारी की जा रही है कि नदी किनारे ना जाएं, सुरक्षित स्थानों पर रहें। उधर बिहार की राजधानी पटना में हालात कुछ अलग नहीं है। घंटों की बारिश ने मुख्य सड़कों को तालाब बना दिया है। लोग कमर तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर है। दफ्तरों के बाहर जूतों की जगह चप्पल नजर आ रही हैं और घरों में घुसे पानी ने लोगों को पलंग और टेबलों पर चढ़कर बैठने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक यही सिलसिला जारी रहेगा। कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन और लोगों दोनों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहत की ये बारिश कब आफत बन जाए कह नहीं सकते। झारखंड के रांची और जमशेदपुर में भी भारी बारिश का असर दिखा। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका के चलते हाईवे पर अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा कुछ घंटों के लिए रोकनी पड़ी, क्योंकि बारिश के कारण पहाड़ों में फिसलन बढ़ गई है और रास्ते खतरनाक हो गए हैं।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य झारखंड के कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियां खतरे के निशान के करीब है और बाढ़ जैसी स्थिति बनने में देर नहीं है। इन बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है, क्योंकि धान की बुआई के लिए ये पानी अमृत से कम नहीं, वहीं शहरी आबादी के लिए ये बारिश आफत बन गई है। खेतों में हरियाली जरूर है, लेकिन शहरों में अफरा तफरी का आलम है। बारिश सिर्फ आसमान से बरसते पानी की कहानी नहीं, ये एक परीक्षा बन जाती है तैयारियों की, सिस्टम की और आम आदमी की सहन शक्ति की। यूपी के कई जिलों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जल भराव वाले इलाकों में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ा रही है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन से हाईवे और चार धाम यात्रा दोनों को प्रभावित किया है। चार धाम मार्गों पर यात्री घंटों तक फंसे रहे। कर्णप्रयाग, जोशीमठ और चमोली जैसे इलाकों में लाउडस्पीकर से लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हर साल बारिश आती है, हर साल ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी व्यवस्थाएं हर साल सिर्फ किस्मत के भरोसे रहेगी? बारिश की बूंदें भले ही ठंडी हो, लेकिन इनसे उपजा संकट धीरे धीरे पूरे समाज को भिगोने लगा है। कोई छत टपकने से परेशान है, तो कोई दवाई ना मिलने से, कोई स्कूल बंद होने से मायूस है, तो कोई रोज की दिहाड़ी खो देने से। ये बारिश एक मौसम नहीं, एक संदेश है कि वक्त आ गया है जब सिर्फ बादलों को नहीं, अपने सिस्टम को भी झकझोरने की जरूरत है। क्योंकि अगर तैयारी नहीं हुई है तो ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाएगी, तबाही का सैलाब बनकर लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बरसात के मौसम में केवल बारिश, मलबा और भूस्खलन ही नहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी है, बल्कि मीडिया में आपको बताते चले मंडियों में सब्जियों की आवक भी कम हो गई है, और जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए। और इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिकार हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में मयाली, बसुकेदार, गुप्तकाशी मार्ग पर बड़ेथ में बरसाती पानी जमा होने से कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
गांव के समीपी सड़क पर 50 मीटर के हिस्से में बरसाती पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से हादसे का खतरा बना हुआ है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भरने वाले पानी में भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ हाईवे का लगभग 40 मीटर हिस्सा भूस्खलन के साथ ही भू धसाव की चपेट में है और जमीन धीरे धीरे अलकनंदा की ओर खिसक रही है। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण यहाँ हाईवे सकरा हो गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।